बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महज कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन खान। मेरे साथ प्रोग्राम में अब्दुर्राफ़े रसूल साहब हैं। अब्दुर्राफ़े साहब, तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने एक मरतबा फिर पूरी दुनिया के सामने मसले कश्मीर को उजागर किया और दुनिया की तवज्जो इस संगीन और दीरना मसले की तरफ मबजूल करवाई। आपके ख्याल में मसला कश्मीर के हवाले से इस तरह की आवाज़ें कितनी मौसर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौसर और गैर मौसर का मामला नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ ये मामला है एक मर्द ज़मीर फोरम में आके, एक ऐसे प्लेटफार्म पे आके जहाँ मर्द ज़मीर बैठे हुए हैं, वहाँ एक ज़िंदा ज़मीर शख्स आवाज़ बुलंद करता है, सदा बुलंद करता है, हकीकत बयान करता है, सच्चाई का साथ देता है और कश्मीर के मामले को उभारता है और फ़लस्तीन के मामले को उभारता है। ये बेसिकली मामला है ज़िंदा ज़मीरी का। मौसर या गैर मौसर मामला जो है वो आप तब फरमा सकते हैं, उसकी निशानदेही आप तब करवा सकते हैं जब कहीं सुनवाई हो, जब कहीं मामलात को देखा जाता हो, जब कहीं मामलात पर बात की जाती हो, जब कहीं मामलात को सीरियस लिया जाता हो। मुसलमानों के मामलात को कहाँ सीरियस लिया जाता है और कौन सीरियस लेता है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी, जब से ये इदारा मारिज वजूद में आया, क्या तब से आज तक इस इदारे ने मुसलमानों का कोई मसला सीरियस लिया? हरगिज़ नहीं। आप तारीख़ देखें अक़वाम मुत्तहिदा की, उसने हमेशा मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की, बल्कि मुजरिमाना तर्ज अमल इख्तियार किया। जहाँ कहीं मुसलमानों का मामला आया हुकूक का, जहाँ कहीं मुसलमानों का मामला आया हक़ व इंसाफ का, हरगिज़ अक़वाम मुत्तहिदा उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। हाँ, आप ये ज़रूर फरमा सकते हैं जहाँ मुसलमानों को मिलियामेट करना था, जहाँ मुसलमानों का कला कमा करना था, जहाँ मुसलमानों की बस्तियों की ईंट से ईंट बजानी थी, अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ जालिम और सफ़ाक अमेरिका के साथ खड़ा हुआ। उसकी ज़िंदा मिसाल अफ़ग़ानिस्तान और उसकी ज़िंदा मिसाल इराक़ है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि यहाँ आवाज़ कितनी मौसर है सदर अर्दवान की, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ताला के फजल करम से इस कुर्रे अर्ज़ पर ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो हक़ की बात करते हैं और जो सच्चाई का साथ देते हैं। सदर अर्दवान ने यहाँ हक़ की बात की और सच्चाई का साथ दिया। किस पर असर करता है या किस पर कोई असर नहीं पड़ता, उससे किसका दिल मोम हो जाता है, नरम हो जाता है, और किसका दिल उसी तरह पत्थर रहेगा जिस तरह उसका दिल पत्थर बना हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं है। अब्दुर्राफ़े साहब, जिस तरह आपने तज़किरा किया कि अक़वाम आलम मसला कश्मीर को हल करने में नाकाम हो चुका है, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अब तुर्की, मलेशिया और चाइना मसले कश्मीर के हवाले से खुलकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान इन ममालिक की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो चुका है और क्या ये ममालिक कश्मीर के हवाले से अक़वाम आलम के ज़मीर को जोड़ने में कामयाब होंगे और क्या मसले कश्मीर के हवाले से किसी पेशरफ्त का इम्कान है? मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था और रोज़ अव्वल से ही साथ देना चाहिए था, मगर दुनिया गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है। जो मैं अर्ज़ कर रहा था, खुसूसन मुसलमानों के मामलात के हवाले से, मुसलमानों के मसाइल के हवाले से गूंगी बहरी इस दुनिया में अगर चाइना, अगर तुर्की, अगर मलेशिया पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर कश्मीर का मामला सामने लाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि कश्मीर में कितना जुल्म भारत कर रहा है, कितने मज़ालिम उन पर ढाए जा रहे हैं और ये कितना अहम मसला है और कितना बड़ा और अरसे से चला आया हुआ एक दीरीना मसला है, इसको हल करें।
یہ میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ ہے. پھر میں یہ کہوں گا اچیومنٹ اس لیے ہے کہ دنیا گونگی بہری ہے. اس دنیا میں ایسے لوگ اور ایسے ممالک کھڑے ہوں تو غنیمت کی بات ہے. اچھا عبدالرافع صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے اس بار بھی اپنی تقریر میں اقوام عالم کے مردہ ضمیر کو جوڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ جب تک مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی منشا کے مطابق نہیں ہوتا تب تک جنوبی ایشیا میں امن ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی کہا کہ بھارت وہ واحد ملک ہے جو اسلام دشمنی میں سر فہرست ہے، اور اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ بھارت میں 30 کروڑ مسلمان ہندوتوا کے نشانے پہ ہیں. آپ کے خیال میں ان تقریروں سے کچھ حاصل ہوگا یا عملی اقدامات کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم عمران خان سے پہلے صدر اردوان نے جو دبنگ تقریر کر ڈالی، اور اس کے ساتھ اب وزیر اعظم نے کل جو ان کی تقریر ہوئی وہ بھی ایک دبنگ آواز تھی، اور پوری ڈٹائی کے ساتھ ان دونوں رہنماؤں نے کشمیر اور فلسطین ہی نہیں بلکہ امہ مسلمہ کے تمام مسائل کا تذکرہ کیا، ان کو ابھارا اور ان کو بتا دیا کہ امہ کے یہ مسائل ہیں، کیوں یہ مسائل حل نہیں ہو جاتے ہیں. اچھا، سوال یہ ہے کہ ان آوازوں سے کیا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے؟ پھر میں یہ عرض کروں گا کہ اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا حق ادا کرتے ہیں، آپ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں. رہا سوال کہ آپ کے مسائل کس طرح حل ہوں گے، یہ تو بالکل ایک تاریخی حقیقت ہے، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے، ایک مبرہن حقیقت ہے کہ کشمیر کا معاملہ اگر 73 برس کے دوران اقوام متحدہ کے ذریعے سے حل نہیں ہوا، اگر ہندوستان اور پاکستان کے مذاکراتی سلسلے سے حل نہ ہوا، تو پھر الٹیمیٹلی یہ طاقت کے ذریعے سے حل ہوگا. لہٰذا تقریر کرنا ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، ہم مرحبا کہتے ہیں دونوں رہنماؤں کو، صدر اردوان کو اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کو ہم مرحبا کہتے ہیں، لیکن درد کا درما یہ نہیں ہے. اچھا عبدالرافع صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں مقیم مختلف ممالک کے سفارتکاروں نے جنگ بندی لائن کا دورہ کیا اور انہوں نے جنگ بندی کی صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور ایسے آپ کے خیال میں ایسے دوروں کی کیا افادیت ہے، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ جنگ بندی لائن پر مسلسل دونوں ممالک کی فوجیں ایک دوسرے پر فائر کر رہی ہیں، اور اس درمیان اور اس دوران جو آر پار کی بستی ہے جہاں کشمیری رہتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. مگر ہمیشہ ہم نے جب دیکھا اس فائرنگ کی پہل اور اس گولہ باری کی پہل بھارت کی طرف سے ہوتا ہے، اور رد عمل میں پاکستان پھر اپنے توپ خانے کا رخ اس طرف کرتا ہے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ کل کی بات ہے. 24 ممالک کے سفراء کو پاکستان نے اسلام آباد سے جنگ بندی لائن کا دورہ کرایا، اسلام آباد سے لے کے جنگ بندی لائن کا دورہ کرایا، اور وہاں صورتحال کو کہا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اور وہاں ان سفراء نے 24 ممالک کے سفراء نے وہاں کے عوام متاثرین سے بھی بات کی اور ان کے سارے دکھ درد سنے اور ساری صورتحال دیکھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا ان سفراء کو بیک وقت اور بیک زبان آواز بلند کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے دنیا کو کہ بھارت ہمیشہ جارحیت کا مرتکب ہوتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارت جارحیت کرتا ہے اور پھر جنگ بندی لائن پر بھی جارحیت کرتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک آواز بلند ہو جاتی، ایک صدا بلند ہو جاتی تاکہ دنیا کو حقائق کا پتہ چلتا. لیکن آج تک ہم نے دیکھا کئی مرتبہ پاکستان نے سفراء کا دورہ کروایا جنگ بندی لائن کا، مگر پھر خاموشی سی نظر آئی. وہاں جا کے یہ سفراء لوگوں سے ہمدردی کرتے ہیں، متاثرین سے ہمدردی کرتے ہیں، لیکن ان دوروں کا جو مطلب اور مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر
भारतीय जारियत को एक्सपोज करना चाहिए और भारतीय जारियत एक्सपोज होनी चाहिए, तश्त अज़बाम होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। कश्मीरियों के दर्द और कश्मीरियों के दुख को समझा जाता और फिर वो दुनिया के सामने रखा जाता। अच्छा अब्दुल राफ़िज़ साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि इस वक्त भारत के मुख्तलिफ़ जेलों में हज़ारों कश्मीरी असीर हैं जो अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लवाहिकीन को उन तक रसाई नहीं है। आप इस गंभीर सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? तकरीबन 15,000 से ज़ायद कश्मीरी इस वक्त भारत की मुख्तलिफ़ जेलों में, मुख्तलिफ़ अक़ूबत खानों में, मुख्तलिफ़ टार्चर सेलों में पड़े हुए हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि ये 70 साला बुज़ुर्ग से लेके 13 साला बच्चे तक इन कैदियों की उम्र है, इन असीरान की उम्र है, और इनमें ख़वातीन कश्मीर भी शामिल हैं। तो ये जो मुख्तलिफ़ जेलों में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, पहले तो इन्हें श्रीनगर के सेंट्रल जेल में रखा जाता था, लेकिन फिर भारत ने एक घिनौने मंसूबे के तहत इन्हें यहाँ से उठा के श्रीनगर से मुंतकिल करके जम्मू के जेलों में और भारत की मुख्तलिफ़ जेलों में इन्हें मुक़य्यद कर दिया। तिहाड़ जेल में बंद कर दिया, जोधपुर जेल में बंद कर दिया और जम्मू के हीरा नगर और कठुआ जेलों में बंद कर दिया। इसके कई मकासद हैं और मज़मूम मकासद हैं भारत के और शर्मनाक मकासद हैं भारत के। वो ये है कि अव्वल ये जो लोग हैं, ये जो असीरानी कश्मीर हैं, इनके लवाहिकीन जब जम्मू पहुंचेंगे या भारत की दूसरी रियासत में पहुंचेंगे, इन्हें एक ज़र कसीर खर्च करना पड़ेगा। हालांकि उमूमी तौर पर ये असीरान गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं और उन गरीब ख़ानदानों पर एक क़यामत तो ये टूटी कि नहायत ही बेकसी की आलम में उनके बच्चों को उठाया गया और फिर दूसरी क़यामत उन पर यह ढहाई जाती है कि उन्हें ज़र कसीर खर्च करना पड़ता है और फिर जाके बैरूनी रियासत जाना पड़ता है और अपने अजीज़ों से मिलना पड़ता है। लिहाजा हर सतह पर यह भारत का मंसूबा है और घिनौना मंसूबा है कि किसी भी तरीके से इस्लामियानी कश्मीर को तंग किया जाए और उनके दर्द को बढ़ाया जाए और उनके मसाइब को बढ़ाया जाए। इसी वजह से असीरानी कश्मीर को श्रीनगर से मुंतकिल करके उन जेलों में ले जाया गया और उसके बाद फिर वहाँ वकील मिलना बड़ा महाल होता है। हिंदू वकील तैयार ही नहीं होता है उनके लिए, वो कोर्ट में जाए और उनकी बात करे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा नारावा और ऐसा भयानक हरबा है हिंदुस्तान का, जिसका मतलब और मकसद ये है कि कश्मीरी मुसलमानों को हर तरह ज़लील ख़ार किया जाए और हर तरह उन्हें तंग किया जाए और हर तरह उन्हें घेराव किया जाए। ये इसका बुनियादी मकसद है। मोहतरम नाजरीन, RSS के कोख से जन्म लेने वाली मोदी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मन कार्रवाइयाँ न सिर्फ जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। मोदी सरकार ने इस्लामियानी कश्मीर के खिलाफ घिनौने इक़दामात से पूरे खत्ते की सालमियत को दाव पर लगाकर भारत को पारा पर करने का भी बंदोबस्त कर लिया है। मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में वहशत व बर्बरियत के तमाम हदूद पार कर लिए हैं। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कश्मीरियों की हक पर मबनी आवाज़ को दबाने और उन्हें ज़ेर करने के लिए नापाक मंसूबे अमल में लाए जा रहे हैं। कश्मीरियों पर मज़ालिम डालने के लिए नए हरबे आजमाए जा रहे हैं। उसकी ज़िंदा मिसाल वो हज़ारों कश्मीरी असीर हैं जिन्हें एक मंसूबे के तहत भारत के मुख्तलिफ़ जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है ताकि उनके लवाहिकीन को उन असीरान तक रसाई मुमकिन न हो और अदालतों में उनकी पेशी नामुमकिन बनाई जा सके। उन कैदियों को महीनों पर महीत तफ्तीशी अमल से गुजारा जाता है।
اس دوران ان پر انسانیت سوز مظالم کیے جاتے ہیں اور انہیں اپنے تحفظ کے لیے قانونی مدد حاصل کرنے سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ان قیدیوں کو غیر معیاری خوراک دی جاتی ہے اور انہیں جان بوجھ کر طبی سہولیات سے محروم رکھا جاتا ہے۔ یہ بھارت کا وہ استبدادی نظام ہے جو ہندوتوا کے بنیاد پر قائم ہے، اور اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اب برصغیر کے مسلمانوں کو عملی جدوجہد کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔